हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम एक जनरल चीज डिस्कस करते हैं, दैट इज वेलोसिटी। अब हम सबको पता है दैट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दैट मीन्स इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका एक डायरेक्शन भी होगा। सो हम वेलोसिटी के तीन केसेस लेते हैं जिसे हम बाद में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करेंगे। पहला केस, लेट्स से ये हमारे पास एक बॉल है जो कि ग्राउंड पर नॉर्मली मूव कर रहा है विथ v वेलोसिटी। अब हमने इस पे एक फोर्स F लगाया, सो अल्टीमेटली ये जो बॉल है उसका स्पीड बढ़ेगा एंड दैट विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम v डैश। वी कैन ऑल्सो राइट v प्लस dv, जो इनिशियल स्पीड था प्लस जो हमारे फोर्स की वजह से वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ। सो ये हमारा पहला केस था। दिस इज ओनली द चेंज इन मैग्नीट्यूड। हमारे पास तीन केसेस बनेंगे, अ चेंज इन मैग्नीट्यूड, अ चेंज इन डायरेक्शन एंड अ चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये हमारा पहला केस था। दूसरा, हमारा एक बॉल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और हमने उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई किया। इस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है, हमने इस डायरेक्शन में उस पर एक फोर्स अप्लाई किया। लेट्स से ये हमारा बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया। तो अल्टीमेटली ये जो बॉल होगा, अल्टीमेटली उसका डायरेक्शन इधर के बजाय डाउनवर्ड्स हो जाएगा एंड वेलोसिटी भी चेंज होगी, दैट शुड बी v डैश। सो दिस वाज आवर कंडीशन फॉर डायरेक्शन। ये हमारा इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ। हम कह सकते हैं वेलोसिटी भी चेंज होगा, बट दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन कि वेलोसिटी v ही रहेगा या v डैश होगा, इसीलिए इधर हम बस डायरेक्शन मानेंगे। थर्ड केस, लेट्स से ये हमारे पास एक बॉल है, इस पे हम एक एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। लेट्स मार्क द ग्राउंड हियर। अब उस पे हम एक एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। और ये जो एंगल है दैट इज फॉर्मिंग एन एंगल, ये जो एंगल है हमारे अप्लाइड फोर्स और बॉल के बीच में, दैट इज फॉर्मिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। सो ये हमारे पास थीटा है, तो वी नो दो कंपोनेंट्स बनेंगे फोर्स के। दिस विल बी F cos theta and this will be F sin theta। अब हमारा जो ये F cos theta है that is a tangential component, ये हमारा tangential component है। So this is responsible only for the change in velocity, responsible for change in velocity। और ये जो हमारा F sin theta है that is a normal component, ये एक नॉर्मल फोर्स है। वी कैन सी ये परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, दिस इज अ नॉर्मल कंपोनेंट एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन। आप देख सकते हैं ये फोर्स परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड एक्ट कर रहा है, सो ये जो बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी उसको ये अल्टीमेटली डाउनवर्ड पाथ दे देगा ना। Now, let us discuss types of forces. Basically, हमारे पास चार
टाइप्स ऑफ फोर्सेस होते हैं इस क्लास 11-12 के लेवल तक। पहला नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स, तीसरा वीक फोर्स, non contact, contact, weak force, and the last one that is our nuclear force. अब कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस हम इनके अंडर भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे पास होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा हमारे पास होता है मैग्नेटिक फोर्स। ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट है, मींस इन फोर्सेस को कोई सरफेस, कोई कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, ये एक डिस्टेंस से ही काम करते हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्स, इन्हें एक कॉन्टैक्ट चाहिए एक्ट करने के लिए। लाइक हमारे पास है टेंशन, नॉर्मल, we have tension, normal spring force, we have friction, and the last one we have force due to gravity. अब इन सारे के सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बात कॉन्टैक्ट फोर्सेस की ही करेंगे, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हम कवर करेंगे। बाकी वीक फोर्सेस और न्यूक्लियर फोर्सेस हम कवर नहीं करेंगे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक भी हम आज के लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। सो बेसिकली हम आज कॉन्टैक्ट फोर्सेस कवर करने जा रहे हैं। टेंशन कैपिटल टी, नॉर्मल कैपिटल एन, स्प्रिंग फोर्स एफ एस, फ्रिक्शन स्मॉल एफ। फ्रिक्शन को कभी भी कैपिटल एफ हम नहीं लिखते हैं, बिकॉज कैपिटल एफ इज द सिंबल फॉर एक्सटर्नल फोर्स और एनी काइंड ऑफ फोर्स, बट फ्रिक्शन को इसीलिए हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। एंड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज नथिंग बट mg. So now let's discuss these forces in detail. पहला, let's take gravitational force. Gravitational force, let's say ये हमारे पास सेंटर है और इसके परपेंडिकुलरली चारों साइड्स परपेंडिकुलर है। हमारे पास 4 m मास के ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स से m m m, ये हमारे पास 4 मासेस हैं जो कि परपेंडिकुलरली एक लेट्स से ब्लॉक या एनीथिंग एक सेंटर से कनेक्टेड है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करती है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। ये सारे फोर्सेस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट विल एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। इससे भी एक अच्छा एग्जांपल, अगर हमारे पास 2 बॉडीज हैं लेट्स से m1 एंड m2, तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगी m1 इस तरफ करेगी, m2 इस तरफ करेगी। This is gravitational attraction due to m1 and this is gravitational attraction due to m2. So I hope gravitational force is clear. कैसे मार्क करते हैं? बॉडी के सेंटर की तरफ अगर 2 बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करती है, 2 बॉडीज कम से कम होना जरूरी है ग्रेविटेशनल फोर्स मार्क करने के लिए, और दोनों के सेंटर पे हमें मार्क कर देना है। Now let's take
टेंशन, अब टेंशन का क्या डायरेक्शन होता है? सो टेंशन, लेट्स से वी हैव अ पुली जिससे हमारा एक मास सस्पेंडेड है। ये हमारा एक मास एक पुली से सस्पेंडेड है। ओके ओके, नाउ अब हमें टेंशन मार्क करना है। सो टेंशन का क्या रूल है? पहला, एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब ये हमारा जो भी टेंशन है स्ट्रिंग का वो इस स्ट्रिंग के अंदर ही रहेगा, वो ना इस बॉडी पे ना इस पुली पे कहीं शिफ्ट नहीं होगा। ये टेंशन इतनी दूर में ही कहीं ना कहीं पे होगा। इट एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। दूसरा, एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, मतलब ये जो टेंशन है वो इस बॉडी से अवे अवे इस बॉडी पर नहीं, इस बॉडी से दूर एक्ट करेगा। सो अगर हम ये डायरेक्शन मानते हैं तो ये अवे नहीं होगा, इट इज टुवर्ड्स द बॉडी। तो इस केस में हमारा टेंशन क्या होगा? ऊपर, एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। और ये टेंशन हमारे मास के लिए है। अगर हमसे पुली के स्ट्रिंग का टेंशन पूछा जाए वो इधर होगा, क्योंकि इसमें हम पुली को रेफरेंस मानेंगे। इट इज एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग एंड अवे फ्रॉम द बॉडी। इसमें बॉडी पुली है, सो डाउनवर्ड्स। तीसरा, नॉर्मल, ये हमारा टी था, लेट्स से दिस इज T1। नॉर्मल, चलो लेट्स से ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि एक रॉड से कनेक्टेड है और एक ये फिक्स्ड बॉल है। अब इन सारे पे हमें नॉर्मल मार्क करना है। अब नॉर्मल का क्या रूल है? इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहां पे जितने भी पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं उन सब के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा जरूर। पहला कॉन्टैक्ट हमें क्या दिख रहा है? ये कॉन्टैक्ट दिख रहा है, इंक्लाइन प्लेन है और ये हमारा ग्राउंड है। ये पहला कॉन्टैक्ट है। सो एक नॉर्मल ऊपर होगा, लेट्स से N1, और एक नॉर्मल नीचे भी होगा बिकॉज कॉन्टैक्ट दोनों बॉडीज के लिए है, लेट्स से N2। दूसरा कॉन्टैक्ट हमें यहां दिख रहा है, ये रॉड और इंक्लाइन प्लेन। सो नॉर्मल कुछ इस डायरेक्शन में होगा इस बार, दिस इज N1, एंड ये हमारा इंक्लाइंड है, सो ये नॉर्मल हमारा इस डायरेक्शन में होगा इस बार। दोनों नॉर्मल होंगे एज आई सेड, लेट्स से N3 N4। तीसरा कॉन्टैक्ट हमें ये दिख रहा है, सो ये भी दोनों तरफ होंगे बिकॉज दोनों बॉडीज के लिए कॉमन कॉन्टैक्ट है। सो वी आर डन, लेट्स से N5 N6। अब हमने 6 नॉर्मल मार्क कर लिए हैं। अब गौर करने वाली बात है, N1 इज इक्वल टू N2। ये जो दोनों नॉर्मल होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। मैंने बस N1 N2 लिया है शो करने के लिए। एक्चुअल में ये दोनों N1 N1 ही होंगे। एक्चुअल में ये दोनों N3 N3 ही होंगे। एक्चुअल में ये दोनों N5 N5 ही होंगे। N1 इज इक्वल टू N2, N3 इज इक्वल टू N4 एंड N5 इज इक्वल टू N6। दोनों जो नॉर्मल होंगे जो एक एक कॉन्टैक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी ऑब्वियसली द सेम। चौथा बचता है हमारे पास फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, लेट्स से एक हमारे पास एक स्ट्रिंग से एक बॉल अटैच्ड है और ये ग्राउंड से लेट्स से किसी h हाइट पर है, लेट्स से ग्राउंड से किसी हाइट पर है।
सो एक अर्थ की एक पुलिंग फोर्स होगी इस बॉडी पे, इसका क्या कंडीशन है, कंडीशन नहीं, लेट्स से डेफिनेशन क्या है, पुलिंग फोर्स ऑफर्ड बाय अर्थ टू अ बॉडी। सो अर्थ की टेंडेंसी है किसी भी बॉडी को नीचे पुल करने की, तो इस पे एक नीचे फोर्स होगा दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम 10 लेते हैं, और m जो भी उस बॉडी का है दैट विल जस्ट मल्टीप्लाई। Now we have the concept of free body diagram. फ्री बॉडी डायग्राम, 3 कंडीशन है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम मार्किंग करेंगे। पहला, कंसिडर द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट मास। जो भी ऑब्जेक्ट हम कंसिडर करेंगे दैट शुड बी पॉइंट मास। पॉइंट मास हम मानेंगे यही, इससे पॉइंट मास, बट ये जानना जरूरी है व्हाट इज पॉइंट मास। सो ये चीज हम डेप्थ में ग्रेविटेशन में कवर करेंगे, बट अभी जस्ट रिमेंबर पॉइंट मास मींस पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब जब दो मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, दैट इज मच मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइक दो मासेस है हमारे पास, उनके बीच का जो डिस्टेंस है आर, दैट इज मच मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लाइक ये हमारे पास एक पर्सन है और ये अगर एक स्टार को देख रहा है स्काई में, तो ये जो डिस्टेंस है इसके और स्काई के बीच में आर, दैट इज मच मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द स्टार। एक्चुअल में हमें स्टार का साइज नहीं पता है, बट इस मैन को स्टार का जो साइज दिख रहा है इतना सा, दैट इज मच मच स्मॉलर एज कंपेयर टू जितना डिस्टेंस है मैन और स्टार के बीच में। सो दैट इज पॉइंट मास। इसे हम डेप्थ में ग्रेविटेशन में कवर करेंगे व्हाट इज पॉइंट मास। अभी हमें बस एक पॉइंट एज्यूम कर लेना उस बॉडी को। दूसरा, मार्क ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। रिमेंबर, सारे फोर्सेस जो उस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं हमने सिर्फ उसी को मार्क करना, और कोई फोर्स हमें मार्क नहीं करना है। जो भी फोर्सेस उस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं सिर्फ वही। और एक तीसरा कंडीशन है, जो हमारा रेफरेंस होगा, जहां से हम मार्क करेंगे, जहां से हम देखेंगे इस डायग्राम को, दैट विल बी ऑलवेज ग्राउंड। मतलब इसमें इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट हमने नहीं करना है, जो भी बॉडी होगी उसे हम ग्राउंड से ही देखेंगे। सो अब हम कुछ डायग्राम्स लेते हैं एक साथ, जिनकी हम फ्री बॉडी डायग्राम मार्क करेंगे। सो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और हमने इसका एबीडी बनाना है। पहला क्वेश्चन, एम मास है, तो जो भी मास है उसे हम एक पॉइंट मास एज्यूम कर लेंगे, और हमें दिख रहा है एक कॉन्टैक्ट है, दैट मीन्स एक नॉर्मल फोर्स है, और कोई फोर्स हमें नहीं दिख रहा है, और एक mg होगा डाउनवर्ड्स, दैट इज पुलिंग फोर्स ऑफ द अर्थ। नाउ माइंड, अगर ये n है, सो ऐसा नहीं है कि ये ही mg होगा। mg का डायरेक्शन ऑपोजिट से कोई लेना देना नहीं है। mg विल ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड्स, भले इंक्लाइंड हो चाहे नॉर्मल प्लेन हो, कुछ भी हो, mg हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का नॉर्मल इधर है तो mg बैकवर्ड्स ऑपोजिट एक्ट करेगी, नहीं, दिस इज रॉन्ग। दिस इज द करेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइंग mg। दूसरा क्वेश्चन,
हमारे पास तीन चीजें इसमें, M1 M2 एंड द पुली। सो हम तीनों के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे। So let's take M1, let's take M2, let's take पुली। तीनों को हमने पॉइंट मास एज्यूम कर लिया है। अब M1 पे क्या हो रहा है, ऊपर एक टेंशन दिख रहा है along the string and away from the body, नीचे एक Mg दिख रहा है। M2 में क्या हो रहा है, सेम एज इट इज, नोट कोई चेंजेस नहीं है, ऊपर T नीचे एक Mg। अब इस पुली में क्या हो रहा है, माइंड ये दो डिफरेंट स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग है जिससे ये पुली अटैच्ड है और एक स्ट्रिंग है जो पुली से इन दोनों मासेस को अटैच कर रहा है। ये दोनों स्ट्रिंग सेम है इसलिए इनका टेंशन हमने Tt लिखा, बट ये जो होगा हम इसे T1 लिखेंगे। सो पुली में क्या हो रहा है, ये पुली है हमारा अवे फ्रॉम द बॉडी, दैट मीन्स टेंशन इन दिस डायरेक्शन, अवे फ्रॉम द बॉडी एंड अलोंग द स्ट्रिंग T1, और नीचे दो फोर्सेस है, ये M1 का टेंशन और ये M2 का टेंशन। ये M1 के लिए टेंशन ऊपर है, M2 के लिए टेंशन ऊपर है, बट पुली के लिए टेंशन नीचे है, अवे फ्रॉम द बॉडी। सो ये T और ये भी T। सो ये हमारा FBD था। अब ये हमारा ब्लॉक ऑन ब्लॉक और ये हमारा इंक्लाइन प्लेन। सो हमारे पास डेटा गिवन है, सो हम फ्री बॉडी डायग्राम भी मार्क करेंगे और इसे एज ए न्यूमेरिकल हम सॉल्व भी करेंगे। सो ये हमारा 2 kg, 3 kg, 5 kg, तीनों में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है N, N1, N2, तीनों में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। इसका नॉर्मल N1, इसका नॉर्मल N, इसका नॉर्मल N1, इसका नॉर्मल N2। अब 2 kg वाला ब्लॉक नीचे Mg, 3 kg वाला ब्लॉक नीचे Mg, 5 kg वाला ब्लॉक नीचे Mg। बट ये गलत है, ये जो सारे ब्लॉक्स हैं वो नीचे Mg तो एक्सर्ट कर रहे हैं, बट ये ब्लॉक ऑन ब्लॉक है, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है, तो जो ऊपर वाले ब्लॉक का मास है वो भी तो नीचे एक्सर्ट हो रहा होगा दूसरे वाले के ऊपर। सो अगर ये हमारा 3 kg वाला ब्लॉक है उस पे भी तो इस 2 kg वाले ब्लॉक का कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा। सो 2 kg वाले के ऊपर नॉर्मल है, सो नीचे भी वो नॉर्मल से ही बैलेंस होगा, सो इसमें भी नीचे एक नॉर्मल लगेगा। सिमिलरली 5 kg वाले ब्लॉक में 3 kg का भी नॉर्मल लगेगा और 2 kg का भी नॉर्मल लगेगा। सो इसमें हम N भी ऐड करेंगे और N1 भी ऐड करेंगे। सो अगर हम दोनों को बैलेंस करें N will be equal to Mg। इधर अगर हम दोनों को इक्वेट करें, दोनों को बैलेंस करें, सो कैन वी राइट जो N1 है दैट इज इक्वल टू Mg प्लस N, N1 इज इक्वल टू Mg प्लस N। अब हमारे पास वैल्यूज है, सो वी कैन पुट N इज इक्वल टू Mg 2, G हमारा 10 ही रहेगा, 20 न्यूटन। N1 is equal to Mg 30 plus 20 that is 50 न्यूटन। अब ये हमारे पास N2 आता है, so N2 is equal to Mg plus N plus N1। so N2 is equal to Mg that is 50 plus N that is 20, N1 that is 50। तो फाइनल हमारा जो N2 है दैट इज 120 न्यूटन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं इंक्लाइन प्लेन। सबसे पहले इस 5 kg वाला ब्लॉक का FBD, ये स्ट्रिंग है, ऑब्वियसली एक टेंशन होगा, ऑब्वियसली एक नीचे Mg होगा। अब हमें पता है इंक्लाइन प्लेन पे दो कंपोनेंट बनते हैं, हमने बहुत बार डिस्कस कर रखा है, along the inclined plane, perpendicular to the inclined plane। एक ये कंपोनेंट बनेगा हमारे पे और एक ये कंपोनेंट बनेगा। This will be Mg sin theta and this will be Mg cos theta।
और एक हमारे पास ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दैट मींस ऊपर एक नॉर्मल एग्जिस्ट करेगा, सो नॉर्मल। अब इस mg का इधर कोई रोल नहीं है बिकॉज हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को बैलेंस करेंगे, सो न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए mg का कोई रोल नहीं है, बट अगर हम fbd मार्क कर रहे हैं तो देन mg का रोल है। ये 3 kg वाला ब्लॉक ले लेते हैं, ऊपर टेंशन T, सेम स्ट्रिंग है, नीचे mg, हमारे पास डेटा है T इज इक्वल टू mg, T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अब यहां पे जो हमारे पास है, हमें वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आई एम सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों को इक्वेट कर देना है, बैलेंस कर देना है, विल गेट द आंसर। ये हमने निकाला था अभी, T इज इक्वल टू 30 न्यूटन। बस इधर हमें बस इक्वेट कर देना है, T इज इक्वल टू mg साइन थीटा, n इज इक्वल टू mg कॉस थीटा। अब T हमने निकाल रखा है, सो उसे लिख देते हैं 30 इज इक्वल टू mg। अब mg इस 3 kg वाले ब्लॉक का नहीं, इस 5 kg वाले ब्लॉक का। टेंशन तो सेम ही रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है, बट मास और ग्रेविटी mg जो होगा वो डिफरेंट होगा, वो इस 5 kg के लिए लगेगा, दैट इज 50 sin 30। हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर रहे हैं, सो 3 and 5 कैंसिल, 3 by 5 हाँ, so we are left with sin theta is equal to 3 upon 5 and 3 upon 5 is sin 37 degrees। तो ये जो हमारा थीटा था, जो इंक्लिनेशन था इस इंक्लाइन प्लेन का, दैट इज 37 डिग्रीज। अब हम नॉर्मल निकाल सकते हैं बड़े आसानी से, नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा, mg 50 cos theta 37, so 50 cos 37 is 4 by 5, 40 न्यूटन आंसर। अब हम बात करेंगे सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत मजेदार भी है। सिस्टम, अब सिस्टम क्या होता है? चलो, ये हमारे पास दो मासेस हैं, m1 m2। दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इस पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज F एक्सटर्नल। सिस्टम, इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। अब कैसे सिस्टम मार्क करना है वो हम अभी सीखेंगे। ये हमारे पास दो मासेस है जिन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब हमें इसे अगर सिस्टम मानना है तो बहुत तरीके हैं सिस्टम मानने के। पहला, हमने इन दोनों बॉडीज को सिस्टम मान लिया। अब ये दोनों बॉडीज को जब हमने सिस्टम मान लिया तो ये दोनों बॉडीज एक सिस्टम की तरह एक्ट करेगी, दैट इज दो हमारे पास ब्लॉक्स ऑफ मासेस हैं, हमने दोनों को सिस्टम मान लिया तो अब हमारे पास एक ही ब्लॉक है जिसका मास इसका मास प्लस इसका मास दोनों के सम के बराबर होगा। दूसरा केस लेते हैं, हमने ये सिस्टम हटा दिया, हमने सिर्फ इसे सिस्टम लिया। सो अब ये जो इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स। और अगर हमने इन दोनों को जब सिस्टम में लिया था तो ये दोनों जो एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स। सो पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स का। ओके, सो एक्सटर्नल फोर्स क्या है? अगर हमने इन दोनों को एक सिस्टम मान रखा है तो ये जो F है वो एक्सटर्नल हो जाएगा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा। सो एक्सटर्नल फोर्स का क्या डेफिनेशन होगा?
force exerted by particle outside the system on the particle inside the system. ये अगर हमारा पूरा सिस्टम है या अगर ये इंडिविजुअली भी सिस्टम है तो ये जो इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स. और इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगा अगर हम इन दोनों को जब सिस्टम मान रहे हैं. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्टिकल ऑफ द सेम सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स. आई होप इट्स क्लियर. अब application of Newton's second law. न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए. बट इसे हम कैसे अप्लाई करते हैं. चलो एक ब्लॉक है हमारे पास मास m का. इसकी टेंडेंसी है आगे जाने की. एक एक्सेलरेशन आगे है. एक फोर्स F1 है जो इसे आगे लेके जा रहा है. एक फोर्स F2 है जो इसे पीछे खींच रहा है. सो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है एक्सेलरेटिव फोर्स माइनस डिसेलरेटिव फोर्स इज इक्वल टू एम ए. अगर इसे हम आसान भाषा में समझें सो वी कैन राइट चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू एम ए. एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ. इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. इस बॉडी का एक्सेलरेशन आगे है सो दैट मींस F1 इसको आगे चलने में मदद कर रहा है. सो चलाने वाला फोर्स F1 माइनस रोकने वाला फोर्स F2 रोक रहा है इज इक्वल टू एम ए. एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ. नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन. चलो ये हमारे पास एक 2 kg का ब्लॉक है और उसके नीचे हमारे पास एक 3 kg का ब्लॉक है. एंड लेट्स से ये दोनों ब्लॉक्स एक लिफ्ट में है एंड ये लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है. हमने ये न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है. सबसे पहले एफवीडी 2 kg वाला ब्लॉक ऊपर नॉर्मल नीचे एमजी. 3 kg वाला ब्लॉक ऊपर नॉर्मल N1 नीचे mg प्लस 2 kg वाले ब्लॉक का नॉर्मल. हमने यहां तक कर लिया. दोनों के एफवीडी बना लिए. अब हमने ये न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई करना है. चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू एम ए. अब इस बॉडी की टेंडेंसी है ऊपर जाने की. इसे ऊपर कौन ले जाने में हेल्प कर रहा है एम. कौन हेल्प नहीं कर रहा है mg. तो चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू एम ए. हमारे पास वैल्यूज है n माइनस एम जी. हमारे पास कितना है 2 इंटू 10 20 इज इक्वल टू एम ए. m हमारे पास 2 है a हमारे पास 2 है. सो अल्टीमेटली आर n विल बी इक्वल टू 24 न्यूटन. सिमिलरली इधर भी यही करना है. लिफ्ट ऊपर जा रही है. N1 चलाने में हेल्प कर रहा है. चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स दोनों mg और na से रोकने में लगे हैं. सो mg प्लस n चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू m. चलो n1 निकालते हैं. n1 माइनस mg बोले तो 3 10 30 प्लस n हमने अभी निकाला 24 इज इक्वल टू एम ए. 3 इंटू 2 6. सो अल्टीमेटली हमारे पास n1 इज इक्वल टू 6. ये उधर जाएगा
that is 54 plus 6, 60 Newton. So this is the application of Newton's second law. चलाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू ma. So that's all for today. Hope you like the video. और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट्स का लिंक है जिसमें मैंने डिस्कस किया है बेस्ट शॉर्टकट टू अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ. अगर दो ब्लॉक्स हैं उनके बीच टेंशन है, लेट्स से वो एक सरफेस पे है, नीचे mg है, सब कुछ जो सारे कंडीशंस हैं मैंने उस शॉर्ट्स में डिस्कस कर रखा है. और वो बेस्ट शॉर्टकट है जिसमें हमने टेंशन के लिए मनी मेथड यूज किया है, दैट इज द मनी ट्रिक, और एक्सेलरेशन के लिए हमने सिस्टम मेथड यूज किया है. सो थैंक यू.